लड़कियों हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारी आवाज़ क्या है, पतली है लेकिन फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। लड़कों को ध्यान रखना है, मेरी आवाज़ मोटी है लेकिन मेरी फ्रिक्वेंसी क्या है, बहुत लो है, फ्रिक्वेंसी लो है, ठीक है, लेकिन आवाज़ मोटी है, ठीक है। अब ये हो गई प्रबलता की बात। प्रबलता किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। अगर हम लोगों ने कभी वेव फॉर्म देखी हो तो क्या बोलता है, ऐसे से जाता है, ऐसे से, है ना। तो ये जो हमारा हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ऊपर कहते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि जिसका जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा। सिंपल सी बात है। और दोस्त लोग क्या हाल है, मैं हूं अनुपम राज और आज मैं कराने जा रहा हूं सीटेट पेपर 2 का साइंस का सेक्शन। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2012 में जो पेपर हुआ था, इतना अच्छा पेपर है कि इसको सॉल्व कराने के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत मस्त होने वाली है यार। तो ये मेरा चैनल है टीचरीफाई, आप लोग अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है। बहुत बढ़िया यार चैनल है, आप देखो आगे वीडियोस। आप जो टॉपिक नहीं पढ़ाएगा कोई, ये जो आपको नहीं समझ में आ रहा कहीं भी, आप बताओ मुझे, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको एक स्पीड टेस्ट देना है तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन करो, रोज स्पीड टेस्ट होता है एक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, देखते हैं। विद्यार्थियों ABCD ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए, ठीक है। तो ये अवलोकन उन्होंने किए। तो सबसे पहले तो समझते हैं बेकिंग सोडा है क्या। बेकिंग सोडा किस प्रकृति का होता है, बेकिंग सोडा होता है हमारा लवण होता है, यानी साल्ट होता है। और अगर फिर क्या देखते हैं, ये हमारी किस प्रकृति का होता है, ये होता है हमारा क्षारीय प्रकृति का, यानी हमारा जो बेकिंग सोडा है वो क्षार है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, क्षार हमारे लाल लिटमस को किस में बदलते हैं, नीले लिटमस में, ठीक है ना। लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देते हैं, यहाँ पे अवलोकन हमने देख लिए, लेकिन इसके अलावा अब जब भी आप कभी एक चीज़ का ध्यान दें कि जब हम इस तरह के प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो दो में से, यदि जैसे कि यहाँ पे हमारे खाने का सोडा यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा लिटमस यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक का गीला होना ज़रूरी है, यानी उसमें वाटर होना ज़रूरी है, तभी वो रिएक्ट करेगा। अगर दोनों में से दोनों ही सूखे हुए हैं, अगर दोनों ही सूखे हुए, यहाँ पे देखिए हमने क्या, सूखा लाल लिटमस है और यहाँ पे सूखा नीला लिटमस है, उसके अलावा जो ठोस है बेकिंग सोडा वो भी हमारा सूखा ही है ना, ठोस का मतलब सूखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और कोई भी कुछ नहीं बदलाव आएगा, ठीक है। यानी लाल को भी वो नीला नहीं कर पाएगा, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर या वो गीला नहीं है, गीली प्रकृति में नहीं है या लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। और नीले पे तो वैसे भी प्रभाव नहीं डालेगा कोई भी, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। बहुत लोगों ने गलत पढ़ाया हुआ है और बुक्स में भी कहीं ना कहीं इसमें गलत दिया हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रयोगशाला तापमापी यानी थर्मामीटर में 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच 5 छोटे विभाजक प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यार हमारे पास एक वो मीटर है, तो यहाँ पे क्या था, ये है 55 हमारा है, यहाँ पे हमारा 56 है। तो हमारा जो सेंटीमीटर होता है, हम लोग ध्यान दें तो क्या होता है हमारा 1 2 3 बने होते हैं ना, 1 2 3। तो इसको क्या करते हैं, कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम, mm में करते हैं, तो 10 भाग करते हैं इसके, है ना। तो वही चीज़ कह रहा है, यहाँ पे 5 छोटे विभाजक यानी 5 भाग हैं। तो हमको 4 में अगर कर लें, 1 2 3 4, 4 लाइनें हो गई, तो हमारे कितने विभाजक हो गए, 1 2 3 4 और 5 विभाजक हो गए। तो अब ये देखिए, यानी कि 5 से 6 के बीच में जा रहे हैं, यानी 1 को, है ना, पूरे एक डिग्री को हम कितने भागों में कर रहे हैं, 5 में। तो अगर हम इसको करें तो कितना हो जाएगा, 0.2 आएगा ना भाई, 5 से 5 दूनी 10 कट जाएगा ना, तो 0.2 वैल्यू आएगी। तो सीधी सी बात है कि हम यहां से करते हैं 55.2 पे गए, 55.4 पे जाएंगे, 55.6 पे जाएंगे, 55.8 पे जाएंगे, फिर 56 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना एग्जैक्टली कहाँ तक नाप सकते हैं, 55.2 तक हम नाप सकते हैं, ठीक है। यानी 55 पॉइंट, ये जो हमारा 0.2 की वैल्यू है, इतने की डिफरेंस पे हम नाप सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं, यानी 55.2 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। 63 नंबर देख लेते हैं क्या है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं। 63 नंबर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समूह राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। पहले में क्या दिया है, जड़ों की ग्रंथियां, घटपर्णी और नाइट्रोजन की कमी की मृदा। तो यार राइजोबियम का और घटपर्णी के बारे में सुना है, हाँ, घटपर्णी होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वो जंतुओं का खाता है ना। लेकिन राइजोबियम हमारा जीवाणु है जो हमारे कहाँ रहते हैं,
जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, मटर कुल के जो पौधे होते हैं, उनकी जो ग्रंथियां पाई जाती हैं जड़ों में, वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन, वो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां और फलीदार पादप। मैंने क्या कहा, फलीदार पादप या कह सकते हो मटर कुल के पौधे। ठीक है, एक ही चीज है। तो राइजोबियम का साथ किसके किसके साथ होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जड़ों के साथ, जड़ों की ग्रंथियों में रहते हैं, और फलीदार पादपों, हाँ, ये जो जड़ों की ग्रंथियां होती हैं वो फलीदार पादपों में ही होती हैं। तो ये चारों कनेक्टेड हैं, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। और इस क्वेश्चन को भी बहुत जगह लोगों ने गलत पढ़ाया हुआ है, उसमें ये पहला ऑप्शन उन्होंने सही कर दिया। घटपर्णी का या राइजोबियम से कोई मतलब नहीं है, अभी तक तो नहीं है। हमने जो जितना पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं 64 नंबर क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के विलयन से गुजरती है ना। ताजे चूने का विलयन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जब पानी से विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है। ये चूने का पानी क्या कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अब CO2 मिलाओ, CO2 मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, तब होता यह है कि चूने का पानी का दूधियापन किसके कारण, वो दूधिया हो जाता है, वो किसके कारण होता है। एक्चुअली होता है क्या, जब इसकी सेम रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बन जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, फिर ये हमारा एक तरीके से नीचे बैठ जाता है ना। वो अघुलनशील होता है, अविलेय होता है, वो घुलता नहीं है, यानी विलेय नहीं होता है ना। जो लिक्विड है उसमें विलीन नहीं हो पाता। जैसे चीनी और पानी की बात करें, है ना, तो चीनी पूरी तरह घुल जाती है, लेकिन अभी हम चौक को पानी में घोलने तक घुल जाएगी क्या, नहीं घुलेगी ना। तो वही चीज यहाँ पे है, अविलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो जल में अविलेय होता है, वो घुल नहीं पाता है, तो इसी की वजह से वो पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अगर घुल जाता तो वो फिर पानी की तरह दिखने लगता है, जैसे कि चीनी होती है। चीनी को पानी में घोलते तो क्या करता है, बिल्कुल भी दिखता है कहीं कुछ कलर चेंज होता है या कलर कुछ भी होता है ना, नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाता है क्योंकि वो घुल नहीं पाता है पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से क्या घुलता ही नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कोई तार है, मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें या देखो जितने भी तार होते हैं, जितने भी कह सकते हैं कि चालक हैं, उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। तो इसी रेजिस्टेंस की वजह से वो गर्म होने लगते हैं। हमारे इक्विपमेंट, आपने स्टेबलाइजर देखा होगा, आपने कभी कभी टीवीज देखी होंगी, लैपटॉप देखे होंगे, वो गर्म क्यों होने लगते हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनमें अगर कुछ ऐसा कंडक्टर तार यूज किया गया, तो भाई तार तो हर जगह यूज करता है, वो गर्म हो जाते हैं। गर्म क्यों हो जाते हैं, ये ऊष्मा के कारण गर्म होते हैं, वो किस पे निर्भर करता है, यही चीज कह रहा है। अगर हम ये बात करें तो ये रेजिस्टेंस की वजह से होता है। हीट की बात करें तो हीट होता है I²RT, सॉरी और आर, यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, टी टाइम है। अगर किसी तार में हम I करंट प्रोवाइड करते हैं, जिस तार का रेजिस्टेंस R है और टी टाइम के लिए, तो यहाँ पे इतनी हीट जनरेट होगी। तो ठीक है, तो हम लोग को क्या दिख रहा है, I तो करंट है ही है, R को क्या करते हैं, R एक फॉर्मूला और होता है ρL/A। L क्या है, तार की लंबाई होता है, A क्या होता है, अगर हमारा ये तार है तो ये हमारी L है ना, ये तार की लंबाई है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो चौड़ाई है, ये जो गोल गोल से जैसे काटेंगे, है ना, जैसे ये तार है, इसको कट करो तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा ना। तो ये जो पोर्शन होता है, इसका एरिया की बात कर रहा है ना, इसकी मोटाई यानी इसके एरिया की बात कर रहा है। तो यहीं पे अब देखो क्या होता है, रो क्या है, हमारी प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, प्रतिरोधकता किस पे मैटर करती है, वो पदार्थ पे मैटर करती है। तो हमारा क्या होगा, लंबाई, मोटाई और पदार्थ। तो यहाँ पे पदार्थ हो गया, लंबाई हो गई और मोटाई, इन तीन चीजों पे वो निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों या जारों का उपयोग किया जाता है। पेट एक सुपरिचित प्रकार है। पहले तो पेट देख लेते हैं क्या। पेट का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीएथिलीन होता है और फिर टेरेफेथिलेट होता है। टेरेफेथिलेट देखो यहाँ पे, LATE, पॉलीएथिलीन टेरेफेथिलेट, है ना। ये क्या है, ये पॉलिएस्टर है, यानी जो खाने पीने की चीज, जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं, वो टेरेफेथिलेट, पॉलीएथिलीन टेरेफेथिलेट होता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए हमारा क्या जरूरत होती है, लौह और कैल्शियम की। ये दोनों जो मांसपेशियों की जो संकुचन होती है ना, मांसपेशियां जब हम लोग हाथ कभी आगे पीछे बढ़ाते हैं या पैर कुछ आगे चलाते हैं तो ये संकुचित होती हैं, तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन कौन, लौह और कैल्शियम। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी, किसके उपचार में, डेंगू बुखार, हैजा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए। तो प्रतिजैविक क्या होता है, एंटीबायोटिक। हम लोग जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, वो कब खाते हैं यार, जब हम कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रभावित होते हैं, है ना, जीवाणु या बैक्टीरियल, कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पे हैजा क्या है, हमारा एक बैक्टीरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं, विब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया है ना, उसकी वजह से होता है। हैजा को कॉलरा भी बोलते हैं ना, कॉलरा, हैजा हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तब हम एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक किसके काम आता है, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 69 क्या है, जब CNG एंड LPG का पूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी तरह से जल जाए, कुछ भी ना बचे, तब क्या क्या उत्पाद बनते हैं, है ना, क्या क्या मिलता है। तो जब पूर्ण हमारा दहन हो जाता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प मिलती है। ठीक है, जब पूरी तरह बर्न हो जाएगा तो हमारा CO2 और H2O मिलता है। ध्यान रखने वाली बात है ये, CNG और LPG के जलने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है, कौन सा है। तो सबसे छोटा सजीव जीव ऐसा जिसमें कोशिका भित्ति भी हो, है ना, जो सेल वॉल होती है वो ऐसा जीव कौन सा है जिसमें सेल वॉल भी होती है, वो जीवाणु है। ठीक है ना, इसके अलावा भी बहुत छोटे हो, जैसे आपने सुना होगा माइकोप्लाज्म गैरेसेप्टिकमा करके, तो एक वो क्या होती है, वो भी सेल होती है, वो सबसे छोटी सेल है, आज तक की नोन सबसे छोटी सेल है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। हमसे क्या पूछा है, कोशिका भित्ति वाला, जिसमें कोशिका भित्ति होती हो, सबसे छोटा सजीव कौन सा है, वो जीवाणु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, किस प्रकार से जानी जाती है, यानी गन्ने के रस से अल्कोहल प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारी किण्वन से जानी जाती है, नहीं, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो शर्करा क्या होती है, शर्करा क्या होती है, एक्चुअली होती है वो सुक्रोज होती है, इसको फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, है ना, ये हमारा सुक्रोज हो गया। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, फिर अगर इसमें H2O की प्रेजेंस में क्या बनता है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है। कहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टेज एंजाइम, और यीस्ट की वजह से, यीस्ट ही तो फर्मेंटेशन करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा C6H12O6, फिर बनता है एक और बनता है C6H12O6, ये क्या है, हमारे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब इसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है, वो होती है जाइमेज के प्रेजेंस में, है ना, जाइमेज एंजाइम होता है, यहाँ पे भी यीस्ट ही करता है। ठीक है, तो इसके बाद बनता है हमारा, क्या बनता है, फिर बन जाता है हमारा अल्कोहल, C6H5OH, ये हमारा क्या है, जिसमें OH जुड़ा होता है, वो मोस्ट क्या होते हैं, हमारे अल्कोहल होता है। अल्कोहल होने के लिए OH होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। ये प्रोसेस होती किसकी प्रेजेंस में है, किसकी अब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां पे प्रोसेस को खराब कर देती है। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन वहां पे नहीं चाहिए, तो ये क्या होती है हमारी फर्मेंटेशन। क्या होता है हमारा, सुक्रोज से क्या बनते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनते हैं, फिर वहां से आके हमारा बन जाता है अल्कोहल। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज, ये दो एंजाइम यहाँ पे काम आते हैं, और यीस्ट की वजह से ही होते हैं, यीस्ट ही तो किण्वन करता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऊष्मीयमान की SI यूनिट क्या है, ये हमारी होती है किलोजूल पर केजी, यानी कि अगर हम किसी 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं, यानी एक फ्यूल के किसी 1 kg को हम बर्न करें, तो अब पूरी तरह से बर्न करने पे जितनी भी एनर्जी हमारी किलोजूल में मिलती है, वह एनर्जी क्या होती है, वह ऊष्मा क्या होती है, उस ईंधन की ऊष्मीयमान कहलाती है। ठीक है, तो हमारे किस में बनाते हैं इसको, किलोजूल पर केजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 73 की बात करें, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, तो रासायनिक प्रक्रिया क्या है, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। इनमें से कौन दो धीमे दहन को दर्शाती हैं, तो धीमे दहन को दर्शाती, दहन का मतलब क्या होता है, जलना। अगर हम एक चीज करें तो ऑप्शन देखते हैं,
लोहे पर जंग लगना ये काफ़ी धीमी प्रोसेस है और रासायनिक तो है ही है। मोमबत्ती का जलना ये भी एक रासायनिक प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीजन जल के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलती है। श्वसन में क्या होता है, श्वसन में क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, वो जल जाती है, फिर क्या बनती है हमारी है CO2 बनती है। तो यहाँ पे देखो प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन दहन की प्रक्रिया, तो यहाँ पे दहन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण में दहन की प्रक्रिया नहीं होती। 3 में तो दहन की प्रक्रिया हो रही है, बट धीमे दहन की अगर बात करें, धीमे दहन की बात करें तो लोहे पर जंग लगना भी एक धीमे दहन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और मोमबत्ती का जलना ये धीमा है, बट उतना धीमा नहीं है जितना कि हमारा श्वसन और लोहे पर जंग लगना। तो यानी A और C ऑप्शन सही है। ये हमारे धीमे दहन की रासायनिक प्रक्रिया है। तो हमारे A और C ऑप्शन कौन सा सही है, 4th, ये हमारा सही है, ठीक है। और ये हमारी ये धीमा दहन कब किस टेम्परेचर पर, तो लो टेम्परेचर पे, ध्यान रखिएगा, लो टेम्परेचर पे धीमे दहन की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और इसमें और एनर्जी काफी कम निकलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। कृत्रिम रेशम की बात कर रहा है, यानी आर्टिफिशियल सिल्क कौन कहलाता है, ये कहलाता है हमारा रेयान। रेयान जो होता है हमारा सेलुलोज से बनता है ना, सेलुलोज से बनता है। ये सेलुलोज कहाँ से मिलता है हमारा है, क्योंकि ये हमारा मिलता है लकड़ी की लुगदी जो होती है ना, लकड़ी या बांस की लुगदी बनाई जाती है ना, जब हम लोग पेपर बनाते हैं, कागज बनाने की हमने कभी प्रोसेस पढ़ी है, और लुगदी कागज की तैयार की जाती है, तो वहीं से हमारा सेलुलोज प्राप्त होता है, और उस सेलुलोज से हमारा क्या बनता है, रेयान बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है, यानी फ्रीक्वेंसी घट रही है और उसका आयाम एम्पलीट्यूड A बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा। तो यहाँ पे पहले तो देखते हैं, यहाँ पे तारत्व की बात और प्रबलता की बात करी गई है। तो अब ये चारों चीज समझते हैं, है ना। तारत्व और प्रबलता है क्या, और ये आयाम कैसे बदलता है, फ्रीक्वेंसी का क्या क्या रिलेशन क्या है। देखो प्रबलता की अगर हम बात करें, ये हम बोले कि प्रबलता, ध्वनि में प्रबलता क्या होती है। अगर आप अपने मोबाइल पे साउंड गाने बजाएं, मोबाइल से गाने बजाएं तो कितनी तेज बजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कमरे 2 कमरे तक आवाज़ आएगी। बट यहाँ पे बहुत बड़े वूफर जो हमारे शादी बारात में यूज होते हैं, ये बहुत बड़े साउंड होते हैं, तो इनकी ध्वनि की प्रबलता यानी बहुत तेज बजते हैं ना। वॉल्यूम, लाउडनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। प्रबलता की बात करें तो हम लाउडनेस की बात करें तो हमारे फ़ोन की लाउडनेस काफ़ी कम होती है, जबकि हमारे लाउड स्पीकर जो होते हैं, जो हमारे जो शादी बारात में यूज़ करते हैं, है ना, डीजे वगैरह पे बजाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बहुत, उनकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है। बस इतना सा अंतर है, ठीक है। अगर हम बात करें तारत्व की, तो तारत्व क्या है, देखो ज़्यादा तेज धीमा बोलना तो अलग चीज़ है ना, ये तो तेज और धीमा बोलने की बात हो गई। तारत्व की बात होती है जैसे दोनों एक लड़का एक लड़की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही प्रबलता से बात कर रहे हैं, उनकी जो लाउडनेस है वो सेम है, लेकिन फिर भी दोनों की आवाज़ में बदलाव क्यों होता है, वो होता है हमारा तारत्व की वजह से, है ना। कहते हैं लड़कियों की आवाज़ पतली है, लड़कियों की आवाज़ क्या है, मोटी है ना, ये चीज़ बोलते हैं ना। तो ऐसा क्यों है, चलिए अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ, फिर बताते हैं ढंग से, ठीक है। तो देखो तारत्व क्या करता है, डिपेंड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी पे। तारत्व हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमारा तारत्व बढ़ेगा। पहली बात तो ये हो गई, तारत्व बढ़, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तारत्व बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, अगर तारत्व ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब तारत्व ज्यादा, अगर तारत्व ज्यादा है तो क्या होगा, आवाज कैसी होगी, पतली होगी। यानी हाई फ्रीक्वेंसी जब होगी यानी पतली आवाज, यानी हम कह सकते हैं कि लड़कियों की आवाज पतली होती है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है लड़कों से, ठीक है। अगर हम बात करें मोटी आवाज की, लड़कों की आवाज मोटी होती है लेकिन यानी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, हिंदी में लिख दो कम होती है ना। तो क्या होता है, अब ये चीज ध्यान रखना, लड़कियों हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारी आवाज क्या है, पतली है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। लड़कों को ध्यान रखना है, मेरी आवाज मोटी है लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत लो है, फ्रीक्वेंसी लो है, ठीक है, लेकिन आवाज मोटी है, ठीक है। अब ये हो गई प्रबलता की बात। प्रबलता किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। अगर हम लोगों ने कभी वेव फॉर्म देखी हो तो क्या बोलता है, ऐसे से जाता है, ऐसे से, है ना। तो ये जो हमारा हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ऊपर कहते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उसकी लाउडनेस उतनी ज्यादा। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो मतलब हम क्या बढ़ा रहे हैं,
सॉरी, अगर ये कह दें कि हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ की, लाउडनेस बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या बढ़ा रहे हैं वहाँ पे, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे समझ लेते हैं। क्या कहा था मैंने, कंपनियों की आवृत्ति घट रही है, मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी घट रही है तो नहीं तारत्व भी घटेगा, तारत्व घटेगा। यहाँ पे तारत्व प्रबलता दोनों घटने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आयाम बढ़ रहा है, तो आयाम बढ़ रहा है तो यानी प्रबलता बढ़नी चाहिए। तो हमारा क्या होगा, तारत्व घटेगा लेकिन आयाम बढ़ेगा, तारत्व घटेगा लेकिन आयाम यानी प्रबलता बढ़ेगी। हमारा फोर्थ ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को कई जगह पे उन्होंने गलत दे रखा, दोनों को घटता लिख दिया हुआ है। अब आप लोग को समझ में आ गया, ध्वनि से संबंधित इतना ही है। अगर चैप्टर में आप एनसीईआरटी खोल के देखो, इतने से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा गया वहाँ पे। ठीक, इतना भी नहीं पढ़ाया यार, इतना तो पढ़ाया नहीं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आहारी रेशे, 4 ऑप्शन दिए हैं। रुक्षांश कहलाते हैं, सेलुलोज प्रोटीन के बने होते हैं, कैलोजिन रेशो के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन सही है, रुक्षांश। रुक्षांश भी कहते हैं, यानी डाइटरी फाइबर्स को हम रुक्षांश भी कहते हैं, आहारी रेशों को रुक्षांश कहते हैं। देखो ये खुद क्या होते हैं, ये खुद नहीं खाना, जो हम लोग खाने के साथ खाते हैं। यानी अगर हम बात करें सोयाबीन की, है ना, सोयाबीन बड़ी जो हम लोग खाते हैं, तो वो एक फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा उसमें होता है। वो खुद फाइबर्स खुद नहीं पचते हैं, फाइबर्स का कभी भी पाचन नहीं होता है, लेकिन पाचन की क्रिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जिन लोगों का खाना नहीं पचता है उन लोग के लिए बोला जाता है कि आप फाइबर कंटेंट ज़्यादा लो। ठीक है ना, जिनका खाना नहीं पच रहा है आज से फाइबर खाना चालू कर दो। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, रुक्षांश भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है बल्कि लघुगणकीय है। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम बात करते हैं कि रिक्टर स्केल पे भूकंप की वैल्यू कितनी है, 2 है, कह रहे हैं कि 2 का आया, आपकी बात 3 का आया, तो जब हम 2 से 3 की बात करते हैं तो इसका मतलब है पहले वाले से अगर 2 है तो अब की बार जितना भी है उसका 10 का मल्टीपल है ना, 10 गुना है, पिछले वाले से 10 गुना है। अगर हम 1 की बात करें, यानी 1 आया है रिक्टर स्केल पे, उसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है ठीक है 1 है, लेकिन जब 2 आया तो इसका मतलब जानते हो क्या है, 10 गुना है, पहले से 10 गुना। अगर 3 की बात करें तो जानते हो क्या मतलब, इसका मतलब है ये 1000 गुना हो गया, 100 गुना हो गया। फिर 4 की बात करें तो 1000 गुना हो गया, ऐसे करके इस रेंज में बढ़ता है, यानी हर बार 10 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लघुगणकीय कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये तो हमारा सही हो गया। भूकंपी तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी कहलाता है। एक जो हम सिस्मोग्राफ जो हम बनाते हैं, ग्राफ बनता है ना हमारा, ऐसे करके ऊंची नीचे ऐसे कुछ लाइनें बनती हैं, वो ग्राफ बनता है बिल्कुल, तो उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है, तो ये भूकंप लेखों का रिकॉर्ड नहीं रखता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन गलत है, हमारा गलत वाला ही पूछ रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, तो वो कौन सी गैस है, तो ये हमारी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोई भी व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में बहुत ज़्यादा देर तक रहता है या बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेता है, तो वो हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हाँ, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो जिससे हमारा दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। 79 की बात करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव, पौधा घर को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हमारा नहीं करता है, क्योंकि सल्फर जो हमारी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो जल से क्रिया करके क्या बनाती है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, तो वो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं शो करती है। तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं करती है। मीथेन देखते हैं, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन हमारा सही है ना। ये हमारे तीनों क्या होती है, जितनी भी हमारे पृथ्वी पे विकिरण आते हैं सूर्य के, उसके बाद परिवर्तित होने लगते हैं। विकिरण क्या होता है, परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगता है, लेकिन इन 3 की वजह से जो विकिरण होता है वो वापस नहीं जा पाता है, इसी को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा कौन कौन करता है, मीथेन, जलवाष्प।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलयनों के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कौन सा है, यानी सही अवलोकन की वो पहचान करना चाहता है। ठीक है, वही पूछ रहा है। तो केस ABCD उसने ली है। विलयन परीक्षण, विलयन जिसका परीक्षण करना था उसने, लाल लिटमस पर क्या परिवर्तन होता है, नीले पर क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का है, वो गेस करता है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे NaCl की, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ना तो इसमें H+ आयन होते हैं टूटने जल में घुलने के बाद, ना ही यहाँ पे OH आयन होते हैं। ठीक है, तो या ना तो ये अम्लीय है ना ये क्षारीय है। तो अगर कोई अम्लीय या क्षारीय नहीं है तो ना इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना लाल लिटमस पे ना नीले लिटमस पर। यहाँ पे तो उसने गलत कर रखा है, इसका मतलब है ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। चूने के पानी की बात करें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, मैंने पहले ही एक ऑप्शन क्वेश्चन बताया है CaOH का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, ये एक बेस है ना। तो ये हमारा बेस क्या करते हैं, हमने बताया था अभी, बेस करते हैं लाल को नीले में बदल देते हैं, लाल लिटमस पर को नीला कर देते हैं। ठीक है, उसने यहाँ तक सही किया है, नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिख रखा है, उदासीन, तो ये उदासीन नहीं होता है, ये हमारा बेस है। ठीक है, तो ये हमारा ये भी गलत हो, क्योंकि यहाँ पे उसने गलत लिख रखा है। इसलिए सिरका क्या होता है, सिरका सीधी सी बात है हमारा एसिड होता है। तो यहाँ पे एसिड क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है भाई, लाल को नीला करता है, बिल्कुल सही बात है। सिरका लाल लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता रखता है। ठीक है, लेकिन नीले लिटमस को लाल करता है वो, है ना। एसिड जितने भी होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे ये भी गलत है, उदासीन भी उसने लिख रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। कपड़े धोने का सोडा हमारा क्या होता है, वो बेस होता है। ठीक है, अब बेस क्या करता है, बेस करता है हमारा लाल को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, सही बात है। और नीले लिटमस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, ये भी सही, ये भी सही। और मैंने क्या बताया अभी, कपड़े धोने का सोडा जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है ना, क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो है पेडागोजी आ गई है। एक विज्ञान शिक्षिका विद्यार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशल की इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कर रहा है, प्रोसेस स्किल के अर्जन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करें तो उसको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ सीख सकता है, वो परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति से, है ना। प्रयोगशाला पद्धति में क्या होता है यार, हम हर एक चीज को बिल्कुल एक प्रोसेस से करते हैं, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। हाँ न, समझने के लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि प्रयोगशाला में हम लोग एक स्टेप वाइज चलते हैं। पहले हम सिद्धांत समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके प्रैक्टिकल की चले जाते हैं। प्रैक्टिकल में भी हम एक एक स्टेप से चलते हैं कि हाँ अब ये करना है, उसके बाद इस चीज़ को करना है, इसकी ये चीज़ करना है। तो ये क्या है, एक प्रक्रमण कौशल को सीख रहे हैं, एक तरीके से प्रोसेस स्किल को हम सीख रहे हैं। ठीक है, बाकी ये प्रोसेस स्किल इनमें से आप बाकी चीज़ में नहीं आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 82 निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, क्षेत्र भ्रमण का हो सकता है। देखो विज्ञान प्रश्नोत्तरी वैज्ञानिक कौशल की बात कर रहा है यहाँ पे। चार ऑप्शन पढ़ो, विज्ञान ओलंपियाड का उपयोग करना, प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। तो ये देखो ये सबसे बेटर ऑप्शन दिख रहा है, गलत कोई नहीं है इसमें, है ना, गलत कोई नहीं है यार। ये सभी कहीं ना कहीं विज्ञान को बढ़ावा देना है, लेकिन वैज्ञानिक कौशल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट तरीके से केवल यही कर रहा है, प्रयोगशाला कार्य को निष्पादित करना। भाई जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो एक तरीके से क्या है, हम सिद्धांतों को चेक करते हैं और एक तरीके से जो वैज्ञानिक करते हैं ना लैब में, उसी चीज को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उसी तरीके से सब चीज कर रहे होते हैं। तो ये वैज्ञानिक कौशल का विकास करता है। ठीक है, 83 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है और विज्ञान शिक्षण की बात कर रहा है। तो तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है, सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। वैज्ञानिकों के नाम और खोजों को याद करना, बिल्कुल भी नहीं है। महत्वपूर्ण सूत्रों को, तथ्यों और सूत्रों को सीखना, केवल सीखने से नहीं मतलब उसको समझने से भी मतलब है। अध्याय के उनका सीखना और उनका प्रयोग भी करना ना। अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता नहीं। हाँ, तो ये पहला ही है। मतलब क्या कहने का हुआ कि विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, यानी रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करने की बात कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 84 विज्ञान में गैप है के लिए प्रायोगिक कार्य
पर बल दिया जाता है। विज्ञान में किस चीज़ के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है? तो क्या करता है कि अंकों के प्रतिशत सुधारने में, परसेंटेज सुधारने में काम प्रायोगिक कौशल बल देता है? नहीं, गलत है। अंकों की तो बात ही नहीं करनी हमको। निम्नलिखित लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास, लिखित रिकॉर्ड यहाँ पे कोई प्रायोगिक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की बात, यहाँ पे भी यार प्रायोगिक से कोई खास मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे चौथा ऑप्शन ढंग का मिल गया। सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। हम प्रयोग क्यों करते हैं? हम पहले कक्षा में पढ़ाई करते हैं, फिर जाते हैं लैब। वो कॉन्सेप्ट जब हम क्लास में पढ़ लेते हैं, फिर लैब जाते हैं, तो फिर देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था क्या वो सही है, उसकी सत्यता को ही तो हम जांचते हैं लैब में, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज्यादा उपयोग है। किस चीज के लिए सबसे ज्यादा उपयोग है? आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने के लिए। विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ाने के लिए, इसके लिए तो हम यूज करते हैं लैबोरेटरी मेथड, है ना। संकल्पनाओं की समझ को बढ़ाने के लिए हम लैबोरेटरी मेथड का यूज करते हैं। विद्यार्थियों की अंकीय क्षमताओं की तो बात ही नहीं करनी हमको। विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को दृढ़ करने में, ये इस पे डाउट है। कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में। तो क्या कर रहा है? विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये किसके लिए? कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 86 की बात करते हैं। विज्ञान शिक्षण में रचनात्मक उपागम क्या होता है? कॉन्टेक्स्टिविस्ट 86 की बात करते हैं। विज्ञान शिक्षण में रचनात्मक उपागम की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? तो क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा ऑप्शन होगा? रचनात्मक उपागम की ओर कौन संकेत करता है? समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग, गणितीय सूत्रों का उपयोग नहीं, ये तो गलत लग रहा है। देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने में, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने की, ये तो गलती बात कर रहा है। कमजोर विद्यार्थियों को उनके अतिरिक्त शिक्षण की उपलब्धि नहीं। तो ये देखो, रचनात्मक उपागम जो बात करता है, हमारी बात करता है विद्यार्थियों के अनुभविक अधिगम को उपलब्ध कराने की बात करता है, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा। 87 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन तो समझ नहीं आ रहा होगा आप लोग को। कैसे में? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कब किया जाता है? हम जब पढ़ा रहे होते हैं उसी के बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। तो ये हमारा है वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। ये तो पहले ही गलत हो गया। यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि देखो यार, रूपात्मक आकलन की बात ही, फॉर्मेटिव असेसमेंट की तो बात ही होती है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम उसका निदान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निदानात्मक प्रकृति का होता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित करना है, ये भी नहीं है। प्रायोगिक कौशल को समुन्नत करना, नहीं, ठीक है। ये निदानात्मक प्रकृति का होता है। 88 की बात करते हैं। विज्ञान में योगात्मक आकलन को पर बल दिया जाता है। किस पर? योगात्मक समेटिव असेसमेंट की बात करें। फॉर्मेटिव और असेसमेंट, समेटिव दो होते हैं, ठीक है। तो समेटिव जो होता है सबसे लास्ट में किया जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों पर परीक्षण करने में, प्रायोगिक कौशल की बात नहीं करें, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने में, अवलोकन कौशलों का आकलन करने में, अवलोकन कौशलों का नहीं, ये अवलोकन कौशल की तो बात ही नहीं करेगा यहाँ पे। विज्ञान के आकलन की बात कर सकता है। विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में, ये देखो, ये इसकी बात कर रहा है। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के अंत में ये चीज़ समझ में आती है कि यार बच्चा यहाँ पे ये चीज़ में तो कुछ कर ही नहीं पाया है ना। तो हमको वहाँ पे समझ में आता है कि ये बच्चे का जो क्षेत्र था वो पूरी तरह से कमज़ोर था, है ना। ये कब पता चलेगा हमको? जब हम योगात्मक आकलन करेंगे, है ना, समेटिव असेसमेंट करेंगे लास्ट में, बिल्कुल तब की बात कर रहा है। तब हम क्या पता चलेगा? अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में उसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति में एक मुख्य सीमा यह है, यानी ऐसी बाउंडेशन क्या है यार, मतलब एक बाधा क्या कह सकते हो? बाउंडेशन नहीं, बाधा कह सकते हो। देखो क्या है, विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है। ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता है। तो विद्यालय विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। देखो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन का यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं।
परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यहाँ है, बाउंडेशन ये हो जाती है वहाँ पे है कि बच्चे को मानसिक और शारीरिक कार्य बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ना। ये एक बाधा है कह सकते हो परियोजना पद्धति की, ठीक है। तो मानसिक और शारीरिक कार्य बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसकी बात करते हैं। 90 की बात करते हैं। विषय में आकलन हेतु, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। किस योग्यता पर बल देना चाहिए उसकी बात कर रहा है। विज्ञान में आकलन हेतु, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप बताने में, केवल सही रूप बता देने से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना। तो यहाँ पे केवल सही रूप बताने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने की, ये ऑप्शन देखो सबसे सही लग रहा है। मुक्त अंत वाले प्रश्नों का उत्तर देने से कोई मतलब नहीं है, प्रश्न का उत्तर बच्चा दे पाए या ना दे पाए उससे हमें मतलब नहीं है। उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम, उच्च अधिगम के लिए नहीं, आगे पढ़ने के लिए हमें तैयार थोड़ा ना होना है। देखो ये चीज़ होती है, अगर हम कुछ सीख रहे हैं, है ना, कुछ अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई सिद्धांत हमने देखा, फिर भी अगर हम भाई अपने व्यवहार में उसको नहीं ला पाए, ठीक है, हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, बाहर गए बिल्कुल, फिर हम वैसे ही बैठे हैं पागलों की तरह, नहीं ना। जब तक हम उसके कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाए, किसी भी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, किसी भी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो यही चीज़ कह रहे हैं, दैनिक जीवन में अपरिचित परिस्थितियों में, है ना, अपरिचित परिस्थितियों में भी वो साइंस का उपयोग कर सके, ये व्यवहार में ला सके, इसी की बात कर रहे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए दोस्तों 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप कि बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी यहाँ पे है, अगर मैं क्लास लेता यहाँ पे तो और अच्छे तरीके से क्लियर कर पाता मैं, ठीक है। तो यार ये मेरा चैनल है टीचरीफाई, TEACHERIFY, ये आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हाँ पड़ेगा क्या, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का है, डायरेक्टली उस पर ज्वाइन करिए। आप लोग आइए, मुझसे पूछिए कि सर कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए मुझे, वहाँ पे भी मैं उस वीडियो की एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और मैं क्लियर कर दूंगा उस चीज़ को। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे नंबर पर 91 40 74 90 12, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।